दोस्तों नमस्ते। राजस्थान इतिहास की नवीन प्रश्नों की श्रृंखला आज की ये दूसरी क्लास है। कल वो क्लास ली थी और आपने जो प्रतिक्रिया दी है उस पर वो मेरे लिए सुखद है। और बहुत सारे प्रश्न नए प्रश्नों को मैंने लेकर इस सीरीज को चलाया है और आपसे मैंने कहा था कि आपका फीडबैक अच्छा आएगा तो अगली क्लास रखूँगा। और ये आज दूसरी क्लास है और उसकी पीडीएफ भी मैंने आपको डाल दी है, आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। आज दूसरी क्लास है, इसमें भी लगभग मैं आपको 13% हल करवाऊंगा और आप समझने का प्रयास करना कि प्रश्न क्या कह रहा है। और अब राजस्थान के इतिहास के स्रोत में से कौन से अभिलेख ऐसे महत्वपूर्ण है, कौन से अभिलेखों में से कौन सा बिंदु महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और आज जो विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं ना, उनको मेरी एक सलाह है कि कल वाली क्लास आप देख के आना, वरना इस क्लास का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, पहला प्रश्न देखो आज का। इसको थोड़ा दिख जाएगा आराम से। पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, समझना। क्योंकि महानमोरी शिलालेख के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये महानमोरी शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण शिलालेख है चित्तौड़ की जानकारी के बारे में। चित्तौड़ में जितने भी निर्माण कार्य हुआ था, चित्तौड़ में जितने भी सूर्य मंदिर है, ठीक है, सूर्य मंदिर के बारे में भी बहुत उपयोगी ये शिलालेख है। तो मेरे अनुसार ये, और यहाँ से प्रश्न बहुत बार प्रश्न बन चुका है, एक लाइन से यहाँ प्रश्न बन चुका है, इसलिए मैंने आपको कंप्लीट इस प्रश्न में ये चीज डाली। ठीक है, समझना इसको आप और देखना कि इसकी प्रश्न की बारीकी देखना कि कैसे प्रश्न हमसे एग्जामिनर गलत करवाता है ना। तो वो गलती नहीं करनी है हमको, इसलिए कंसेप्ट बस पढ़ना है। ठीक है, ऐसे पूछ रहा है, इस शिलालेख की खोज कर्नल जेम्स टोड ने की थी, परंतु जब इंग्लैंड जा रहे तो समुद्र में फेंक दिया था। ये कथन बिल्कुल सही कथन है। ये कर्नल जेम्स टोड को मिला था और जब अपनी वापसी इंग्लैंड अपने घर निवास जा रहे थे तो जहाज क्या हुआ, भारी होने के कारण, पत्थर का, ये शिलालेख पत्थर का था और जहाज भारी होने के कारण डूबने लगा था, इसलिए इस शिलालेख को पानी में फेंक दिया था। परंतु फेंकने से पहले वो जब यहाँ से गए थे तो उस पर जितनी भी सामग्री उत्कीर्ण थी, जितनी भी जानकारी उत्कीर्ण थी, उन्होंने एनल्स ऑफ एंटीक्विटीज इन राजस्थान नामक पुस्तक में लिख ली थी और इंग्लैंड जाकर उसको प्रकाशित किया था। तो ये लाइन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें महेश्वर, भीम, भोज और मान का उल्लेख मिलता है। ये भी लाइन बिल्कुल सही है। मान अपना यही मान है जिसने, एक याद रखना यहाँ, मान सरोवर, मान सरोवर झील। ठीक है, ये लाइन जरूर याद रखना। ये शिलालेख किस झील के पास है, ये भी अच्छा प्रश्न बन सकता है। तो मान सरोवर झील के पास है और मान सरोवर झील का निर्माण करने वाला कौन था, वो राजा मान था। ठीक है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। इस शिलालेख में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वह है अमृत कथा का उल्लेख। ये लाइन आप स्टार लगा के लिख लेना अगली परीक्षाओं के लिए कि अमृत मंथन कथा का उल्लेख राजस्थान के किस शिलालेख से मिलता है, तो मानमोरी शिलालेख है। याद रखना, ये इस प्रसंग की सबसे बेस्ट लाइन है। ठीक है, अगला कह रहा है कि इस लेख में उल्लेखित है कि बप्पा रावल ने मौर्यों को पराजित किया था। ये लाइन बिल्कुल बी ए सत्य है, क्योंकि ये लाइन सही नहीं है। कि क्या कह रहा है कि बप्पा रावल ने मौर्यों को पराजित किया था। हम अनेक सारी गाइडों में बहुत सारी गलतियां हैं और इन गलतियों को हम तभी पकड़ पाएंगे जब हमारी कंसेप्ट बेस्ड बुकें पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये लाइन इस अभिलेख में कहीं नहीं मिलती है। ऐसा अभिलेख में कहीं नहीं कहा गया है कि बप्पा ने मौर्यों को हराकर चित्तौड़ जीता था। ये मान, यही है मान मौर्य। ठीक है ना, ये मान मौर्य पढ़ते हैं ना, मान मौर्य, ये वही मान मौर्य है। चित्रांगद मौर्य भी इसको कहते हैं, चित्रांगद मौर्य भी इसको कहते हैं। ठीक है ना, तो ये लाइन कहीं नहीं लिखी गई है, जबकि गाइडों में ये लाइन, बहुत सारी लाइन यहाँ से गलतियां की गई है। तो इस लाइन को आप अच्छे से समझना। इस लाइन का बहुत महत्व है कि इस अभिलेख में बप्पा ने मौर्यों से पराजित करने का उल्लेख नहीं मिलता है, ध्यान है ना। और ये लाइन आप ध्यान रखना, अमृत कथा का मंथन, ये मेरे अनुसार सबसे बेस्ट लाइन है। ठीक है, अच्छा प्रश्न। और ये पूछ रहा है कि नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये सत्य कथन नहीं है। ठीक है, अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न देखो। अब देखो, इस प्रश्न को मैंने बनाया है, इसलिए इसकी एक वजह है, क्योंकि जब हम राजस्थान के शिलालेख पढ़ेंगे ना,
राजस्थान में जितने भी शिलालेख पढ़ते हैं उसमें ये शब्द बहुत कम मिलेगा, इसलिए मैंने इसको बनाया है कि कल्याणपुर के शिलालेख, कल्याणपुर का हमें प्राप्त होता है उदयपुर से, याद रखना। कल्याणपुर का शिलालेख कहाँ से प्राप्त होता है? उदयपुर के में पद्र सामंत के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? ठीक है, ये प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है। बहुत कम अभिलेख है जहाँ सामंतों के लिए महाराज शब्द का प्रयोग मिलता है, और मैंने जहां तक पढ़ा है कि एकमात्र अभिलेख है जहां से सामंत के लिए महाराज शब्द का प्रयोग होता है। बाकी सामंत तो सामंत ही होता है, परंतु इस पद्र के लिए महाराज शब्द का प्रयोग इसके निर्माण कार्यों के कारण, इसकी राजनीतिक व्यवस्थाओं के कारण इसको ये महाराज की उपाधि दी गई थी। तो ये मुझे लगता है कि अच्छा प्रश्न बन सकता है आगामी परीक्षा में कि पद्र सामंत के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है, तो वो शब्द कौन सा है? महाराज शब्द यहाँ नाम उल्लेखित मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। हाँ, इस प्रश्न को आप थोड़ा समझने का प्रयास करना। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ गलती कर देते हैं। एग्जामिनर सीधा सा पूछे तो वो अलग बात है, परंतु थोड़ा टिपिकल इस प्रश्न को लेकर पूछेगा ना, तो आप यहाँ कंसेप्ट समझना कि बुचकुला शिलालेख जिसकी खोज ब्रह्मभट्ट नानूराम ने की थी, ये किस प्रत्यार शासक के समय का है? तो आप ध्यान रखो, बुचकुला शिलालेख मिला कहाँ से है? वो मिला है बिलड़ा से। मिला कहाँ से है? बिलड़ा, जोधपुर से। ठीक है, ये तो ये आप दिमाग में रखना कि जो बुचकुला शिलालेख हमें मिलता कहाँ है? बिलड़ा, जोधपुर से मिलता है। और इसकी खोज करने वाला कौन था? वो नानूराम खोज करने वाला था। और यही पूछ रहा है कि किस शासक से संबंधित है। मेरे अनुसार अगर परीक्षा में प्रश्न बना तो बेसिक ही प्रश्न बनेगा कि बुचकुला शिलालेख किस वंश से संबंधित है, तो वो प्रतिहार वंश से है, दिमाग में रखना भी बात। और कौन सा शासक था? तो वो नागभट्ट द्वितीय के काल का ये शिलालेख है। ये लाइन आप ध्यान में रखना। ठीक है, अब बुचकुला शिलालेख की एक विशेषता है, मैंने आपको अलग से यह नोट की है कि इस लेख में विष्णु की मूर्ति की स्थापना का उल्लेख मिलता है, जिसके सूत्रधार देइया। अब इसे पार्वती मंदिर भी कहा जाता है। तो विष्णु और पार्वती मंदिर, ठीक है ना, विष्णु और पार्वती मंदिर का उल्लेख करने वाला शिलालेख भी कौन सा है? बुचकुला शिलालेख है। और किस प्रत्यार, किस शासक के काल का है? तो वह नागभट्ट द्वितीय के काल का है। सीधा ही पूछ ले कि किस वंश से संबंधित है, तो वो प्रतिहार वंश से संबंधित है। और ये जोधपुर बिलड़ा में यहाँ से हमको मिलता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न बन सकता है मेरे अनुसार। ये भी ध्यान रखना कि खोज किसने की थी? नानूराम ने की थी। अगला प्रश्न देखो। इस प्रश्न को आप समझ, बहुत बार हम बहुत परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पढ़ चुके हैं, परंतु थोड़ा कंसेप्ट आप यहाँ समझना कि घटियाला शिलालेख के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है ना, घटियाला शिलालेख हम पढ़ते हैं कि मंडोर के प्रतिहार, ठीक है ना, कौन से प्रतिहार? मंडोर के प्रतिहार। ठीक है, मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी देता है। मंडोर में 2 शिलालेख प्राप्त होते हैं, और दोनों शिलालेख, ये पहले शिलालेख का है, दूसरे शिलालेख का मैं एक और प्रश्न बनाऊंगा, मैं वहां आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये लेख संस्कृत भाषा में और 20 पंक्तियों में उत्कीर्ण है। बिल्कुल सही बात है, ये इसकी संस्कृत भाषा है और 20 पंक्तियों में उत्कीर्ण, बिल्कुल सही बात है। ये लेख गुर्जर प्रतिहार कुकुक के समय का है, बिल्कुल सही है। कुकुक के समय की जितनी भी उपाधियां थी, उपाधियां कहूं या फिर कहूं कि विजयों का उल्लेख है, इसके निर्माण कार्यों का उल्लेख है। ठीक है, उपाधियों का, विजय का और निर्माण कार्यों का उल्लेख मिलता है। तो यही प्रश्न अभी परीक्षा में बना था कि घटियाला शिलालेख का संबंध किस शासक से है, तो वो हो जाएगा कुकुक के शासक से। और किस वंश से संबंधित है, तो वो गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है। ठीक है, इस लेख में मालधानी जाति के ब्राह्मणों का विशेष उल्लेख मिलता है। आप ये कथन गलत है, मालानी नहीं होगा, जबकि कौन थे? मग जाति के ब्राह्मण, मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। ये लाइन आप नोट लगा के लिख लेना कि जोधपुर के किस शिलालेख से मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। तो मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख किसमें मिलता है? घटियाला शिलालेख में। ठीक है, मालानी के जाति के ब्राह्मण नहीं, बल्कि मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इस लेख के अनुसार कुकुक के ने रोहिस्कूप के अबीरों के उपद्रव को शांत किया था। ये लाइन आप 1 लाख रुपए की ये लाइन है।
ठीक है ना। 1 लाख रुपए की ये लाइनें ध्यान रखना, ठीक है। रोइस कुंभ को कहते थे घटियाला, ठीक है। रोइस कुंभ को भी क्या कहते थे, घटियाला ही कहा जाता था। घटियाला का दूसरा नाम भी क्या है, रोइस कुंभ, ठीक है ना। अब रोइस कुंभ के जो आबिर थे, जो बर्बर प्रजाति थी, ठीक है ना, जो बर्बर प्रजाति थी वहां पर लूटपाट मचा के उपद्रव मचाती थी। तो आबिरों को पराजित करने वाला, आबिरों को शांत करने वाला भी कौन था, केकुक था, याद रखना। तो ये घटियाला शिलालेख भी बहुत महत्वपूर्ण है और केकू की उपलब्धियों के बारे में ये विशेष जानकारी देता है। ये चीज भी आप दिमाग में रखना, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सही नहीं पूछ रहा है ना, तो ये सही नहीं, मालानी नहीं होगा, या क्या होगा, मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख, ठीक है। ऐसे आप पढ़ोगे ना तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और साथ में आप ऐसे प्रश्नों की ओर से पढ़ोगे ना, आप सीधा रटते हो तो रटने वाली चीज ये है ही नहीं, ये समझने वाली चीज है कि शिलालेखों के बारे में। एक शिलालेख से लगभग 3 या 4 लाइन बनती है और एक एक लाइन लगभग परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। तो ये लाइन आप मेरे अनुसार ये आप स्टार लगा के याद कर लेना, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। अब इस प्रश्न को आप थोड़ा समझने का प्रयास करना कि वे शिलालेख जो गुर्जर प्रतिहारों के शासनकाल के समय दिए गए अनुदान और चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन करता है। तो ये शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण शिलालेख होता है, क्योंकि एक तो गुर्जर प्रतिहारों का वर्णन करता है, दूसरा अजमेर के चौहानों का वर्णन करता है। तो गुर्जर प्रतिहारों का कौन था, मैं आपको बता दूं, महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन विशेषकर नाम उल्लेख मिलता है। और चौहानों से कौन था विशेषकर, दुल्हे राय, दुल्हे राय भी नाम मिलता है। और दुल्हे राय विग्रहराज द्वितीय का नाम भी यहाँ मिलता है। तो महेंद्र वर्मा के द्वारा दिए गए अनुदान, ठीक है ना, महेंद्र वर्मा के द्वारा दिए गए अनुदानों का उल्लेख भी हमें इसमें मिलता है। तो ये प्रश्न बहुत उपयोगी हो जाता है, क्योंकि महेंद्र वर्मा के काल के दौरान जो अनुदान दिए गए थे, जो किसानों की ऋण रूप में सहायता की गई थी, वो यहाँ से वर्णन करता है। और विग्रहराज अजमेर के चौहानों की शासक की उपलब्धियां भी बताने वाला शासक वो कौन सा शिलालेख है, वो प्रतापगढ़ का शिलालेख, शिलालेख है, प्रतापगढ़ का शिलालेख है। ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2 राजवंशों की एक साथ उपलब्धियां दे रहा है ना, 2 राजवंशों की एक साथ उपलब्धियां दे रहा है, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दिमाग में रखना, सीधा इतना ही यहाँ से पूछ सकता है कि इन 2 शासकों की उपलब्धियां देने वाला शिलालेख कौन सा है, तो प्रतापगढ़ का शिलालेख, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। ये प्रश्न मेरे अनुसार ये सबसे बेस्ट प्रश्न है, ठीक है। मेरे अनुसार ये सबसे बेस्ट प्रश्न है, और अगर परीक्षा में बना तो ये सबसे अलग होगा। और हल करने वाले विद्यार्थी जहां तक होगा बहुत दिक्कत हो जाएगी ऐसे प्रश्न बनेंगे, तो ठीक है, बनने चाहिए ऐसे प्रश्न। मेवाड़ के शासक अल्लट के समय उसके कर व्यवस्था और कर्मचारियों का संपूर्ण विवरण किस शिलालेख में मिलता है। जब हम मेवाड़ का अल्लट पढ़ते हैं ना, तो अल्लट की प्रशासनिक व्यवस्था पर सबसे विस्तृत शिलालेख कौन सा है, वो साणेश्वर का शिलालेख है। आप नोट लगा के ये चीज लिख लेना। अल्लट हम पढ़ते हैं कि मेवाड़, इसका विषय का क्षेत्र होता है आहड़, ठीक है ना, आहड़ इसका विषय क्षेत्र होता है। और आहड़ के द्वारा इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था इसकी जो इसने स्थायी सेना, ये भी हम पढ़ते हैं सेना स्थायी, ठीक है ना, सामंत व्यवस्था के दौरान, ये बहुत सारी चीजें इसके बारे में अल्लट की पढ़ते हैं। तो अल्लट की उसके जितनी भी कर व्यवस्था थी और जितने भी कर्मचारियों के नाम मिलते हैं, देखो इसमें महाअक्सप्लेट का नाम मिलता है, इसके मंत्री का नाम मिलता है, इसके राजस्व मंत्री का नाम मिलता है। तो ये नाम मैं आपको एक बार ना टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ डालूंगा ना, तो उसके साथ ऐड कर दूंगा। इसमें जितने भी वो नाम दिए हुए ना, उनकी डिटेल मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि साणेश्वर लेख में ये उल्लेख मिलता है अल्लट के द्वारा, ठीक है। तो आप ये चीज दिमाग में रखना। अगला प्रश्न देखो। ये प्रश्न स्कूल व्याख्याता में बना था, थोड़ा अलग लेवल का, अलग भाषा से बना था, परंतु मैंने इसको आसानी से समझाने का प्रयास किया है। और प्रश्न देखना कि गुर्जर प्रत्यार वंश का मंथन देव का उल्लेख कौन सा अभिलेख करता है।
ठीक है ना। यही प्रश्न बना था कि मंथन देव गुजर प्रत्यार मंथन देव कहाँ पर शासन कर रहा था, ये ऐसा प्रश्न था। और अभिलेख के आज मैंने इस प्रश्न को थोड़ा अलग बना दिया है कि मंथन देव विशेषकर हम पढ़ते हैं कि राजौरगढ़ का लेख, ठीक है ना। इसका क्षेत्र कौन सा था, अलवर था, ये बात के दिमाग में रखना। अलवर का क्षेत्र था राज्यपुर, अलवर का क्षेत्र राज्यपुर, और नाम मिलता भी है राजौरगढ़। कौन सा नाम मिलता है, राजौरगढ़ भी नाम मिलता है। तो आप ये दिमाग रखना। और ये किसका सामंत था, महिपाल, ठीक है ना। महिपाल के अधीन ये यहाँ पर शासन कर रहा था। तो बहुत सारे विद्यार्थियों जब प्रश्न बनाना, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न इसको हल करवाया था, क्योंकि लोग यहाँ मंडोर में लगभग फंस गए थे, ओशा शिलालेख में फंस गए थे। परंतु राजौरगढ़ का शिलालेख में ये जानकारी मिलती है कि अलवर राज्यपुर या राजौरगढ़ में मंथन देव शासन कर रहा था, जो महिपाल का सामंत के रूप में शासन कर रहा था, ठीक है। या ऐसा कहूंगी इसके उत्तराधिकारी के नाम भी मिलता है, वो प्रशासन कर रहा है। थोड़ा दिमाग में रखना ये चीज, मंथन देव का, ठीक है। पहला प्रश्न देखो, यह प्रश्न भी बहुत शानदार प्रश्न है ना, कि चित्तौड़ का लेख ईस्वी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है ना। ये लेख भी बहुत ही उपयोगी लेख है, क्योंकि इसमें ऐसी जानकारी दी है कि कहीं भी कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है ना। जैसे परमार भोज और उसके उत्तराधिकारियों का उल्लेख है, बिल्कुल सही कथन है। परमार भोज की हमें उपलब्धियों के बारे में और उसकी उत्तराधिकारियों के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये कथन बिल्कुल सही। ये लेख नरवर्मा के समय की प्रस्तुति है। यह लाइन आप स्टार लगा के देखना, परीक्षा में पूछी जा चुकी है कि चित्तौड़ का शिलालेख किस शासक से संबंधित है, यह प्रश्न बना था। तो वो भोज भी था, वहाँ बप्पा भी था, परंतु किस काल में लिखा गया, तो वो नरवर्मा के काल में लिखा गया था। तो ये आप लाइन स्टार लगा के लाइन लिख लेना, ठीक है। ये लेख खंडेलवाल और गड़कड़ जातियों के व्यापारों का उल्लेख करता है, ये भी लाइन बिल्कुल सही है। व्यापारी गेहूं की उस समय नाम था श्रेष्ठी। सृष्टि व्यापारियों की क्या होती थी, श्रेणियां होती थी व्यापारियों की। तो इस श्रेणियों का हमें दो नाम भी यहाँ मिलता है, ठीक है। ये लेख वर्तमान अजमेर संग्रहालय में स्थापित है। अजमेर में नहीं है, आप रखना, ये कहाँ है, इलाहाबाद संग्रहालय में स्थापित है वर्तमान में ये। वैसे ऐसे कहूँ कि चित्तौड़ का लेख जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, इसके जो अंश है ना, वो किस संग्रहालय में स्थापित हैं, वो इलाहाबाद संग्रहालय में स्थापित है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो आप इस संबंध में दो चीजें याद रखना कि भोज और उसके उत्तराधिकारियों का उपलब्धियां मिलती है, साथ में ये किस काल का है, वो नरवर्मा के काल का है। और ये प्रमुख किस वंश से पूछ ले तो वो हो जाएगा परमार, ठीक ना। परमार वंश से इसका संबंध मिलता है, ठीक है। परमार कहते हैं कि मालवा, विशेषकर मालवा और वागड़ की, ये मालवा का ही है, ठीक है ना। वागड़ के भी परमार में आगे जो प्रश्न एक आएगा, मैंने प्रश्न बनाया था, वो बहुत शानदार प्रश्न था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कथन ऐसे कथन, ठीक है। ये होते हैं कंसेप्ट, और जब आप कंसेप्ट पढ़ लोगे ना, फिर आपको मुझे नहीं लगता कि कोई रोकने वाला है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न बनता है, और इसमें एक आपको मैं नई चीज ऐड करूंगा जो कहीं भी कोई किताब में नहीं है, गोपीनाथ की किताब में दे रखी है। मैं आपको बताऊंगा कि नाथ प्रशस्ति एक लिंग जी जो लोकुलिस मंदिर में लगी हुई है, इसमें से किस शासक का नाम नहीं मिलता है, ठीक है ना। देखो नाथ प्रशस्ति वैसे तो स्पष्ट करते हैं कि शैव धर्म से संबंधित है, ठीक है ना, शैव धर्म से संबंधित है। और एक लिंग जी हम पढ़ते हैं कि मेवाड़ में या उदयपुर में, हम पढ़ते हैं मेवाड़ या उदयपुर, ठीक है। मेवाड़ या उदयपुर में हम पढ़ते हैं कि किसके द्वारा एक लिंग जी मंदिर की स्थापना की थी। हम ये प्रश्न बहुत बार पढ़ चुके हैं, 7वीं शताब्दी की ये बात हम पढ़ते हैं कि महाराणा बप्पा के द्वारा एक लिंग जी मंदिर की निर्माण करवाया था, ऐसी चीज पढ़ते हैं। तो वो निर्माण कार्य की विस्तृत जानकारी है ना, एक लिंग जी मंदिर के निर्माण कार्य की जो विस्तृत जानकारी है ना, वो इस परिस्थिति में मिलती है। तो इसलिए ये मोस्ट होती है, और यही पूछ रहा है कि कौन सा नाम इसके अंदर नहीं है ना। तो बप्पा बिल्कुल सही है, गोइल बिल्कुल सही है,
नरवाहन बिल्कुल सही है, नरवर्मा नहीं है। नरवर्मा किस वंश का है? परमार का है। मैं अभी अभी इसको प्रश्न को पीछे से हल करवाया था कि वो परमार का नरवर्मा के काल की वो चित्तौड़ की, ठीक है ना। तो ये चीज है। और इसमें आप एक वो याद रखना, पशुपत संप्रदाय। पशुपत संप्रदाय का उल्लेख करने वाला भी ये बहुत महत्वपूर्ण शिलालेख है। दो शिलालेख है जहां से मैं आगे प्रश्न बनाऊंगा तब वहां हल करूंगा, परंतु ये याद रखना, दिमाग में रखना कि नाथ प्रशस्ति एकलिंग जी का संबंध भी किससे है? पशुपत संप्रदाय संबंध है। यहाँ के हम पढ़ते हैं कि साधुओं ने भक्ति के द्वारा शिव को प्रसन्न करने का उल्लेख भी इसमें हमें मिलता है, ठीक है। तो ये चीज आप दिमाग में रखना। और ये इन तीनों ने ही जो ये मंदिर था ना, एकलिंग जी का मंदिर निर्माण कार्य में तीनों का ही योगदान है, ये अभिलेख ये भी उल्लेख करता है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो। इस प्रश्न को आप समझना। हम बहुत बार किताबों में सिर्फ एक या दो लाइन ही मिलती है, परंतु मैं यहाँ कंसेप्ट समझने का प्रयास करूंगा कि यहाँ मांजरा क्या है, ठीक है ना। हर्षनाथ के मंदिर की प्रस्तुति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है, आपको कथन पढ़ने हैं। ये प्रस्तुति सांबर के चौहान विग्रराज के समय की, बिल्कुल सही बात है। विग्रराज द्वितीय, विग्रराज कौन सा? द्वितीय ऑप्शन में आ जाए ना, प्रथम द्वितीय और तृतीय, वहां विद्यार्थियों की हालत खराब हो जाती है कि हम क्या करें, इसलिए दिमाग में रखना विग्रराज द्वितीय के काल की ये प्रसिद्धि है, बिल्कुल सही है ना। इस मंदिर का निर्माण अल्लट के द्वारा करवाया गया था, इसका भी सही है, क्योंकि हर्षनाथ मंदिर कहाँ है? सीकर में, ठीक है ना, ठीक है। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मेवाड़ के अल्लट ने निर्माण करवाया था, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। इस लेख में वागड़ के लिए लहान शब्द का प्रयोग मिलता है, ठीक है ना, ये कथन गलत हो जाएगा, लहान नहीं होगा, वारकट ये भी मिलता है, वारकट। ये आप मोस्ट लगा लिख लेना कि वागड़ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था इस अभिलेख में, तो वो वारकट शब्द का प्रयोग किया गया था, ये आप अच्छे से दिमाग में रखना। तो ये कथन तो क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। इस लेख के अनुसार चौहान कन्नौज के राजा प्रतिहार देवपाल के सामंत थे। ये लाइन 1,00,000 रुपए की लाइन है, आप ये दिमाग में रखना, क्योंकि देखो विग्रराज द्वितीय के पिता थे सिंहराज, ठीक है ना। आप ये दिमाग में, इस अभिलेख में ये लाइन लिखी हुई है कि सिंहराज के द्वारा किसी राजवंश के विरुद्ध युद्ध लड़ा था और वो युद्ध जीता था, परंतु युद्ध स्वतंत्र रूप से नहीं जीता था, वो एक सेनापति के रूप में जीता था। एक सेनापति के रूप में जीता है, इसका मतलब वो क्या था? किसके अधीन सामंत था। वो किसके अधीन सामंत था? वो प्रतिहार राजा देवपाल के अधीन सामंत थे। तो ये लाइन बहुत उपयोगी हो जाती है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के अधीन ही ये शासक, अजमेर के शासक थे वर्तमान में। यहाँ तक कहते हैं कि इनकी सत्ता स्वतंत्र सत्ता नहीं हुई थी। स्वतंत्र सत्ता हम पढ़ते हैं अजयराज के काल में, हम स्वतंत्र रूप से ये चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये लाइन भी 1,00,000 रुपए की है और लहन शब्द नहीं मिलता है, जबकि वारकट शब्द मिलता है। तो ये प्रश्न बहुत शानदार है, आपको दिमाग में रखना। द्वितीय ये दिमाग में जरूर आप रखना, विग्रराज द्वितीय, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर इसका सही कथन हो जाएगा, ठीक है। सही तो नहीं, मतलब ऐसे पूछ रहा है, मतलब सही उत्तर इसका सही नहीं है। वागड़ के लिए लहान नहीं बल्कि कौन सा शब्द प्रयोग में मिलता है? वारकट शब्द प्रयोग में मिलता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो। अब इस प्रश्न को मैंने अच्छा प्रश्न था मुझे जब इस शिलालेख को पढ़ा था गोपीनाथ शर्मा के बारे में, तो वहाँ एक लाइन लिखी हुई थी कि हस्तिकुंडी का शिलालेख जो उस समय उस युग की धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक किस शास्त्र से संबंधित है। ये धार्मिक सहिष्णुता वाला शब्द मुझे बहुत उपयोगी लगा, क्योंकि अशोक के काल में हम 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं। तो हस्तिकुंडी का जो शिलालेख है ना, ये कह रहा है कि किस शास्त्र से संबंधित है, तो वो कुंभा का नहीं होगा, मोकल नहीं है, बापा नहीं है, राजा धवल नाम मिलता है। याद रखना, यहाँ इस लेख की बात करूं हस्तिकुंडी लेख की, तो विशेषकर यहाँ एक तो नाम मिलता है हरिवर्मा, ठीक है ना। आप ये दिमाग में रखना, हरिवर्मा
मम्मट, दिग्धऊ, दिग्धऊ नाम मिलता है, और राजा धवल, और राजा धवल। ठीक है, इन 4 शासकों का नाम मिलता है और इनकी जितनी भी उपाधियां थी, जितने भी उनके शासन कार्य के बारे में वर्णन मिलता है, स्पेशली इन दोनों का, दिग्धऊ और धवल का तो मिलता है, बहुत शानदार वर्णन मिलता है। कहते हैं कि वहाँ की जितनी भी जनता थी, वहाँ की जो कर व्यवस्था थी, इतनी छूट दे दी गई जनता को कि करों में छूट दी गई थी, किसानों को राजस्व में छूट दी गई थी, लोगों को धार्मिक रूप से छूट दी गई थी। इसीलिए तो कहते हैं ना कि धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख करने वाला लेख ये हस्तिकुंडी का शिलालेख है, आप दिमाग में ये रखना। और इन 4 राजाओं का इसमें अंदर नाम मिलता है। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, ये देखो, ये प्रश्न मैंने डाला है, बहुत कम किताबों में ये चीज लिखी हुई है, इसलिए मैंने इसको डाला है। ठीक है, मालवा और वागड़ के परमाणु के इतिहास को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख कौन सा? सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख पूछ रहा है कि जो मालवा और वागड़ के परमार है ना, उनके लिए राजस्थान में को जानने के लिए कौन सा स्रोत है? तो देखो, मालवा वागड़ का था मंडलिक, ये आप नोट लगा लिखना, मंडलिक, ये तो आप स्टार लगा लिखना। मंडलिक के बहुत अच्छे कार्यों के वर्णन मिलता है। तो मालवा का मिलता है भोज का, ठीक है, भोज, और एक दो और नाम हो सकते हैं, एक तो भोज हो गया और एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। मालवा के भी परमाणु की जानकारी मिलती है और साथ में वागड़ के परमाणु की भी जानकारी मिलती है। और ये मंडलिक तो स्टार लगा के लिख लेना, ये बहुत अच्छा प्रश्न होने वाला है। तो किस शिलालेख में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो वो है पहाड़ा का शिलालेख। कौन सा शिलालेख? पहाड़ा का शिलालेख। आप अपनी कॉपी में एक लाइन में लिख लेना कि पहाड़ा का अभिलेख मालवा और वागड़ के परमाणु की जानकारी देता है। यहां तक लिख लेना, आपकी ये लाइन काम की है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न। देखो, ये प्रश्न बेसिक सा प्रश्न है, जुलियस शिलालेख की मैंने बेसिक जानकारी का प्रश्न लिखा कि किस वंश के इतिहास की जानकारी देता है। ठीक है ना, इतिहास कहता है। तो हम स्पष्ट पढ़ते हैं कि अजमेर और सांबर के चौहानों के बारे में ये जानकारी देता है। वैसे बिजुलिया शिलालेख है बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें क्या है, एक तो प्राचीन नगरों के नाम है, प्राचीन नगरों के नाम है, याद रखना। और इसमें और मिलता है कि चौहानों को वस्त गोत्र के ब्राह्मण कहा गया है, ये भी लाइन इसमें मिलती है, वस्त गोत्र के ब्राह्मण कहा गया है। इसमें एक भूमि अनुदान मिलता है, डोहली, ये स्टार लगा के आप लिख लेना। मेरे अनुसार अगर इस शिलालेख से कोई प्रश्न बनेगा तो इस डोहली शिलालेख का, डोहली अनुदान, भूमि अनुदान ये नाम मिलता है, डोहली नाम मिलता है। तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बढ़ने वाले हैं और मैं कोशिश करूंगा कि बिजोलिया शिलालेख को 2 या 3 प्रश्नों में सल्टा के आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो ये थे लगभग आज के 13 प्रश्न और बिल्कुल डिफरेंट प्रश्न है। तैयारी अलग लेवल की करनी है। जब राजस्थान इतिहास पढ़ना ही है तो फिर तबियत से ही पढ़ना है, आपको टाइम पास नहीं करना है। और आज जो विद्यार्थी जुड़ रहे ना, वो कल वाला वीडियो देखकर जरूर आना, क्योंकि उसके बिना ये इस तरह आपके समझ में आएगा नहीं। और हो सके तो अपने दोस्तों को भी आप जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और लगभग कल वाले वीडियो में 1000 लोगों लगभग देखा है और इतने ही पढ़ने वाले मेरे ग्रुप में लगभग मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगे उपयोगी बेटर लगे तो अपनी कॉपी में नोट्स में अलग से लिखते रहना और ये कंप्लीट सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर लगभग 14 या 15% में बनाने की कोशिश करूंगा और कल फिर मिलते हैं। ठीक है।